Very, very good morning to all of you. Good morning, and now let's take up next part. अच्छा, जो पार्ट हमने लास्ट क्लास में किया था, अभी और क्वेश्चन करवा दूं ना उसके। एक क्वेश्चन अभी और करवाता हूं उसका, ताकि और क्लियर हो जाए। फिर आगे वाला पार्ट अच्छा समझ में आएगा। अगर इसमें कंफ्यूजन रह गई, आगे वाला पार्ट फिर कम समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स टेक अप वन मोर क्वेश्चन। लिखिए प्लीज एक क्वेश्चन। Mr. X says LTCG 101 lakh and deduction allowed under section 80C to 80U is rupees 2 lakh. Compute income and tax. Part B, he is non-resident. Then Mr. Y has STCG 111A. Rupees 105 lakh. Deduction allowed under section 80C to 80U rupees 3 lakh. Compute tax liability. प्रीवियस ईयर 22-23। ठीक है जी, ये पार्ट और सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट क्लास वाला ही पार्ट है, नया कुछ नहीं है। थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, डाउट है और क्लियर हो जाएंगे। बचे हुए डाउट भी आप पूछ लेना, पहले ये सॉल्व कर लीजिए।
हाँ प्लीज बताइए, करेक्ट, करेक्ट और नॉट करेक्ट? कितने स्टूडेंट लगता है नॉट करेक्ट? कितने स्टूडेंट लगता है करेक्ट? यस, इट इज नॉट करेक्ट। अगर नॉर्मल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम हो तो जितना कम है एलटीसी से माइनस करना है। वो पार्ट देखो बीच में रह गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट है, कोई ना कोई एस्पेक्ट रह जाएगा। अगर हम जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कुछ ना कुछ रह जाएगा। इसमें वो पार्ट रह गया 2.5 लाख का। कोई बात नहीं, तो देख लेंगे। अगर नॉर्मल इनकम हमारी नहीं है या कम है, डेफिशिएंसी एलटीसी से अलाउ कर देंगे, कैजुअल इनकम से अलाउ नहीं करते। तो सारे एस्पेक्ट और अच्छे से क्लियर करते जाइएगा। क्वेश्चन सॉल्व करो, पूरी ट्राई करना, कोई मिस्टेक ना हो। हाईवे सरचार्ज देखिए, इन्होंने लगाया 10%। करेक्ट और नॉट? टेक्निक क्या है, सरचार्ज डिपेंड करता है टोटल इनकम पे। इसलिए अगर आपको ध्यान हो, मैंने लास्ट क्लास में कहा था क्वेश्चन को इस तरह से कभी सॉल्व मत करना। पहले क्या निकालना, टोटल इनकम। जैसे ये निकली हुई है टोटल इनकम, तो ये बताएगी सरचार्ज का रेट, ये वाली फिगर। दिस फिगर विल टेल यू द सरचार्ज रेट, टोटल इनकम। रिबेट के लिए भी यही वाली इनकम है, सरचार्ज के लिए इनकम है। इसको देखना, फैसला ये इनकम करती है, टोटल इनकम। अब ये 100 लाख से ज्यादा है तो रेट लगेगा 15%। ठीक है, तो देखिए पहले स्टूडेंट ने कुछ और मिस्टेक की, दूसरे ने कुछ और मिस्टेक की, तीसरा कोई और मिस्टेक करेगा। सारी मिस्टेक से आप सीखते जाओ कि हमें ये मिस्टेक नहीं करनी। इसीलिए मैं स्टूडेंट से सॉल्व करवाता हूं, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मिस्टेक गायब हो जाएगी, आपको पता ही लगेगा भी क्या मिस्टेक हो सकती है। प्लस जिसने जो मिस्टेक की है वो मान के चलो लाइफ में दोबारा ये मिस्टेक नहीं करेगा। पक्की बात है, एग्जाम में मिस्टेक वो स्टूडेंट द्वारा नहीं, जो स्टूडेंट एक मिस्टेक कर लेता है वो दोबारा फिर वो ही नहीं करता, कोई और हो सकती है। ठीक है, आज तो इसमें सरचार्ज का रेट तो 15 ही रहेगा और साथ में चलेगा मार्जिनल रिलीफ। एक्चुअली टैक्स में प्रैक्टिस बहुत चाहिए,
जितने मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उतना समझ में आएगा। अगर मैं सोचूं थ्योरी में समझा के आगे चले कोई फायदा नहीं है, फिर तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पूरा टाइम लगाना पड़ेगा प्रैक्टिस पे। लेकिन फिर एक बार में आपके माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा, ये फिर माइंड से कभी गायब नहीं हो सकता। ये सारा सीए फाइनल में भी है, इट इज द सेम, 100% सेम, और रियल लाइफ में तो है ही है, कोई एडिशन नहीं है, सारे चैप्टर सेम है, कुछ छोटा मोटा और एडिशनल पार्ट आएगा, बाकी सेम चलेगा। तो ये एक बार स्टडी कर लो, पूरी लाइफ काम आएगा, फाइनल में भी रियल लाइफ में भी। और एक बार आपके माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा, देखना आपके माइंड से कभी निकलेगा नहीं। भुलाना चाहो तो आप भुला नहीं पाओगे। अब जैसे ये आगे बैठे हुए, इनको कह रहे हैं देखो मार्जिनल रिलीफ तो है ही नहीं, चेक करना भी है कि नहीं उनको बता रहे कि मार्जिनल रिलीफ तो है ही नहीं, अभी देखो है कि नहीं, चेक करते हैं अभी क्या है। हमें कोई जल्दी नहीं, मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा, आप याद करोगे, इतने क्वेश्चन आपने कभी नहीं सॉल्व किए होंगे। लेकिन आप क्लास में पूरी कोशिश करना, टाइम पे आना। जो बच्चे लेट आ रहे हैं, शुरू का कंसेप्ट गया, वो वैसे ही कंफ्यूज जाता है। जो बच्चा लेट आता है ऑटोमेटिकली कंफ्यूज जाता है विदाउट एनी रीजन, साइकोलॉजिकल। तो लेट नहीं आना बिल्कुल भी, 11:15 के बाद नहीं, तो आपका नुकसान है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो धीरे धीरे क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर आपको लगेगा कि कम समझ में आ रहा है। शुरू में नहीं लगेगा, शुरू में लगेगा हो गया मैनेज, 15 मिनट लेट आया तो भी मैनेज कर लिया। वो 4, 6, 10 क्लास निकलने दो, फिर लगेगा कि नहीं कुछ बर्डन सम है। इसलिए लेट बिल्कुल नहीं आना, 5-7 मिनट पहले आ जाओ। देखो अब हमने प्रिज्यूम किया कि अगर हमारी इनकम 100 लाख होती तो हमारा टैक्स प्लस सरचार्ज कितना बनता। तो 100 लाख पे जब हम टैक्स निकालेंगे तो वंस अगेन 250 माइनस करेंगे, क्योंकि अगर 100 होता एलटीसी तो भी 250 माइनस होता, 101 है तो भी 250 माइनस, वो तो होना ही था। तो ये चेक कर लेना, ये जो टैक्स निकाला है 250 माइनस करके बैलेंस पे 20% लेके 10% सरचार्ज लगा के निकाला है। आवर प्रिजम्पशन इज कि अगर एलटीसीजी 101 नहीं होता, 100 होता तो क्या होता, तो भी 2.5 लाख तो भी मिलता, लेकिन सरचार्ज का रेट बदल जाता है, 10% हो जाता है। तो इसमें से भी 2.5 लाख माइनस करना है, फिर 20% लेके फिर सरचार्ज। तो आई थिंक आपने ऐसे ही किया है ना, तो किसी को डाउट है देख लीजिएगा, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। अब इसमें मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा, दे देना बस, बाकी तो आगे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम जो थी इतनी पढ़ता। हाइब्रिड करेक्ट है, यहां तक मार्जिनल रिलीफ 20,500 करेक्ट है, ठीक। अब इस पे 4% का एचईसी लगाए थे। हाई पेज डाउट्स फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट तक पहले किसको डाउट। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट कह रहा है ये मान के चलिएगा ये पर्सन नॉन रेजिडेंट है। तो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, लेकिन मुझे वैसे बता दीजिएगा कि नॉन रेजिडेंट होने पर क्या चेंज आएगा।
तो पूछने के दो तरीके हैं, एक तो कलेक्टिव ऐसे पूछ लो जैसे सबने जवाब दिया, पता लग गया सबको आता है। एक 10 स्टूडेंट से इंडिविजुअल पूछ के देखते हैं कि उनका क्या आंसर आता है, तो एग्जैक्टली पता लग जाएगा। तो मैं 10 स्टूडेंट से इंडिविजुअली पूछ के देखता हूं। कहां से स्टार्ट करूं? चलो आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन पहले सुन लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें रेजिडेंट ना हो और ये नॉन रेजिडेंट हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सिर्फ आपको फर्क बताना है, क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ। सर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी क्योंकि नॉर्मल इनकम 2.5 लाख से कम। कौन सी एग्जेम्पशन? नहीं वैसे बोल, कौन सी exemption? सर जो एग्जेम्पशन नॉर्मल इनकम 2.5 लाख से कम होती है, बस वो नहीं मिलेगी, वो 5 को नहीं मिलेगी। बाकी सब सेम रहेगा। सरचार्ज भी लगेगा नॉन रेजिडेंट पे, यस और मार्जिनल रिलीफ सर, मार्जिन रिलीफ भी मिलेगा। नॉन रेजिडेंट को, और HEC। HEC भी लगेगा। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही आप बता रहे हो कि बस यही फर्क पड़ेगा, 2.5 लाख का एग्जेम्पशन ही मिलेगा। चलिए, तो अब एक आपसे पूछ लेते हैं, आप बताइए क्या फर्क पड़ेगा। खैर अब तो आप बता ही दोगे क्या पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? वो नहीं मिलेगी, है ना। लेट सी, कर दीजिए आप सॉल्व, ठीक है। नॉन रेजिडेंट को क्योंकि एग्जम्पशन मिलती तो है, लेकिन नॉर्मल इनकम से मिलती है, स्पेशल इनकम से नहीं मिलती। ऐसा नहीं नॉर्मल इनकम तो भी ना दे, नॉर्मल इनकम से तो देंगे हम, स्पेशल से नहीं देंगे। बाकी मार्जिनल रिलीफ का सिस्टम सेम है, सरचार्ज का सिस्टम सेम है, HEC का सिस्टम सेम है। ठीक है, इज दैट राइट? Marginal relief 23,000 complete, correct?
अभी एक पार्ट और भी था ना, वो नहीं आपके पास? अच्छा ठीक है, किसके पास है वो तीसरा पार्ट? पहले इसमें किसको डाउट? इसमें किसी को डाउट? इसमें किसी को डाउट? चलिए तीसरा पार्ट यस आ जाइए, आप आ जाओ, क्यों आप तो पहले आए हुए हो। इसका थर्ड पार्ट ये वाला था ना, मिस्टर वाई है STCG 105 लाख, ये वाला पार्ट। हाल में इज करेक्ट इतना पार्ट? इस क्वेश्चन में आई थिंक मार्जिनल रिलीफ तो है ही नहीं, नहीं है ना? तो चेक करना चाहो तो आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेना। कैसे? 15% सरचार्ज लगा के फिगर आ गई। अब 100 लाख पे चेक करना है, 100 पे कैलकुलेट करके देख लो, उससे कंपैरिजन कर लो। अगर टैक्स का इंक्रीज इनकम के इंक्रीज से ज्यादा हो तो मार्जिनल रिलीफ है, वरना नहीं है। ठीक है, 100 लाख पे कैलकुलेट कर लो बस, 100 लाख के टैक्स से इसको मिला लो, टैक्स का डिफरेंस आ जाएगा कैलकुलेटर पे। अब वो इनकम के इंक्रीज से अगर ज्यादा तो मार्जिनल रिलीफ है, वरना नहीं है। अब आप डाउट पूछ लीजिएगा, पिछली क्लास का ही पार्ट है सारा, जो जो डाउट है आ जाइएगा। अब आप डाउट्स पूछ लीजिएगा, स्पेसिफिक डाउट्स जो जो है। सर LTCG 112A में आपने कहा था कि रीबेट नहीं मिलती, तो पर क्वेश्चन में बाकी सारी चीज़ें भी है और सिर्फ LTCG में रीबेट नहीं लगानी 112A में, तो कैसे करेंगे फिर? मतलब स्पेसिफिकली उसकी रीबेट को। देखो मैं दिखाता हूँ सिचुएशन, बैठो। मेरे पास नॉर्मल इनकम है 3 लाख, LTCG 112 है 2 लाख, ठीक है? तो 3 लाख का मैं टैक्स निकालूं स्लैब रेट पे, 2.5 लाख छोड़ दो, 50,000 का 50%, 5% कितना? 2500। और ये LTCG 112 है, इसका 1 लाख तो हम वैसे छोड़ देते हैं, करेक्ट? बैलेंस का 10% ले लूं, कितना? 10,000। हमारा क्वेश्चन कह रहा है 5 लाख तक की टोटल इनकम हो तो आपको रिबेट मिलेगा, मिलेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है इससे नहीं मिलेगा, तो इसके अंदर किससे मिलेगा? इससे मिलेगा। 2500 का रिबेट दे तो बात खत्म। ये सिचुएशन आप पूछ रहे हो ना। अगर एक्सक्लूसिवली 112 है फिर तो क्या डाउट है, फिर तो रिबेट देनी ही नहीं। और एक्सक्लूसिव नॉर्मल इनकम है फिर तो क्या डाउट है, रिबेट देनी है। एक्सक्लूसिव LTCG है, जैसे लास्ट क्लास में किया था, रिबेट देनी है। एक्सक्लूसिव शॉर्ट टर्म 111 है, रिबेट देनी है। जो लास्ट क्लास में 5 लाख की फिगर लेके की थे, फिर वो बन जाएगा। यानी कंफ्यूजन तभी होगी जब ये मिक्स हो। मिक्स तो कोई बात नहीं, उसका टैक्स निकाल लो, इसका टैक्स निकाल लो, इससे रिबेट मत देना, बनती है तो उससे दे दो। मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 12,500।
मान लो जो रिमेनिंग इनकम है उसी का टैक्स 20,000 रुपये आ रहा है, वो कोई बात नहीं, 12,500, ठीक है, दिस विल डिस्ट्रीब्यूशन। बस हमने इसके टैक्स से नहीं देना, और किसी के टैक्स से बनता है, जितना बनता है दे दो, ठीक है। एक प्रॉब्लम और भी आती है, वो आती है मार्जिन रिलीफ में। वो जो मैं इलस्ट्रेशन 15 जो मैं कह रहा था ना, उसको छोड़ देना, वो उससे दिखाता हूं आपको क्या प्रॉब्लम आती है। लेट्स सी वो भी प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए पेज नंबर 47, इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज 47। इसमें देखना एक प्रॉब्लम है, वो इलस्ट्रेशन से समझ में आएगी क्या प्रॉब्लम है। मिस्टर एक्स हैज LTCG 31 लाख, नॉर्मल इनकम 70 लाख। इन दिस केस टैक्स लायबिलिटी शैल बी, हमने टोटल इनकम दोनों को मिला के लिख दिया 101 लाख। LTCG का टैक्स निकाला 20% पे, नॉर्मल इनकम में निकाला स्लैब रेट पे, टैक्स बिफोर सरचार्ज आ गया, 15% का सरचार्ज लगाया क्योंकि इनकम 100 लाख से ज्यादा है। प्रॉब्लम आएगी मार्जिन रिलीफ में, क्या प्रॉब्लम आएगी, 101 का टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया, अब इसको मिलाएंगे 100 लाख से। अब प्रॉब्लम ये है कि 100 लाख में क्या ले 100 लाख कैन बी नॉर्मल इनकम 70 ले लो, LTC 30 ले लो, या फिर नॉर्मल इनकम 69 और LTC 31, दोनों कॉम्बिनेशन में जो अमाउंट आएगा, फाइनल आंसर आएगा डिफरेंट आएगा। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि विच वन इज करेक्ट, ये कॉम्बिनेशन ठीक है कि ये कॉम्बिनेशन ठीक है। अब इसके बारे में एक्ट साइलेंट है, एक्ट ने बताया ही नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, और उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ। जो भी पॉइंट एक्ट में क्लियर ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ। मतलब लॉ इटसेल्फ में ये क्वेश्चन मार्क है, लॉ इटसेल्फ इज नॉट क्लियर। एंड इनकम टैक्स एक्ट और कंपनीज एक्ट और एनी अदर एक्ट इज फुल ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्योंकि लॉ मेकर सेज एक बंद कमरे में बैठ के हम सोच रहे हैं क्या क्या हो सकता है, क्या इस दुनिया में क्या क्या हो सकता है, हम सोच लेंगे, हम सोच भी नहीं सकते कभी। हम तो नॉर्मल सोच पाएंगे भी ऐसा हो सकता है। अब जब एबनॉर्मल आएगा तो क्या करें, जो आपको ठीक लगे वो करो। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लो, ऐसे भी कर लो, जैसे आपका टैक्स कमाए, ठीक है, वो रियल लाइफ की बात है। व्हाट अबाउट एग्जाम, एग्जाम में छूट से हम क्वेश्चन फ्लो आपसे नहीं पूछेंगे, जब हमें पता है बात क्लियर ही नहीं है, हम आपसे क्यों पूछेंगे। वो तो रियल लाइफ की बात है, बाई चांस से रियल लाइफ में आ जाए तो इनकम टैक्स ऑफिसर रहेगा कोई बात नहीं भाई, जो तुम्हें ठीक लगे कर लो। और बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो लिख दो आप इट्स ए क्वेश्चन ऑफ लॉ, फिर आप कोई सा भी एक आंसर लेके, एक ऑप्शन लेके सॉल्व कर दो, ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ की मैं थोड़ी बात और आपको बताता हूं। देखिए मैंने अपना टैक्स निकाला 10 लाख, इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है 15 लाख। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि सर आप मिस्टेक कर रहे हैं, ये 15 नहीं है 10 है। वो कह रहा है मैं नहीं मानता, आपको 15 देना पड़ेगा, आप मुझे रेमेडी बताओ क्या है मेरे पास रेमेडी। तो रेमेडी ये है, एक बार मुझे 15 लाख देना पड़ेगा, फिर मैं इसकी अपील फाइल करूंगा कोर्ट के अंदर। कोर्ट कौन सी कोर्ट, देखो कोर्ट इन जनरल दो टाइप की है, एक सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है। अगर किसी ने मेरा पैसा लिया नहीं दे रहा, सिविल कोर्ट में मैं जाऊंगा, पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट कोर्ट में जाऊंगा। किसी ने मेरा मकान खाली नहीं किया, मैं सिविल कोर्ट में जाऊंगा, डायरेक्ट कोर्ट में जाऊंगा, पुलिस का कोई काम नहीं। लेकिन अगर मर्डर का केस है, किडनैपिंग का केस है, थेफ्ट का केस है, तो पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगा, पुलिस ऑफिसर के पास FIR लॉन्च कराऊंगा, फर्स्ट इंटरव्यू रिपोर्ट, उसके ऊपर पुलिस ऑफिसर की FR लगेगी, फाइनल रिपोर्ट। 90 डेज का टाइम उनको होता है, 90 डेज में वो इन्वेस्टिगेट कर देंगे पूरे को, इन्वेस्टिगेट करके अपनी चार्जशीट बना के फिर वो लेके हमें कोर्ट में जाएंगे। एंड दैट कोर्ट इज कॉल्ड क्रिमिनल कोर्ट, वो क्रिमिनल कोर्ट है। वहां पे जज ये कहेगा पुलिस ऑफिसर की फाइंडिंग दिखाओ क्या है। तो पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल बीच में हो जाता है। कई बार क्या होता है, मैं कहता हूं जी ये इंसिडेंट जब हुआ, जब इसने मुझे मारा था तो ये विटनेस था, पुलिस वाले ने विटनेस को पकड़ लिया और विटनेस को कहा कि तुम्हें जाके कोर्ट में बताना पड़ेगा। और कई बार पुलिस वाले जानबूझ के उस विटनेस को छोड़ देंगे, जी वो पकड़ में ही नहीं आया, पता नहीं कहां है, हमने बहुत ढूंढा, हम घर गए भी इस बार मिला नहीं मुझे। कोई एविडेंस है, हम कहें जी देखिए CCTV कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, देखिए आप इसको आप चार्जशीट में साथ लगाइए, उसकी रिकॉर्डिंग को गायब कर देंगे, जी उसमें था ही नहीं कुछ, हमने तो देखा CCTV में मिला ही नहीं। तो पुलिस का बहुत बड़ा रोल बीच में आता है क्रिमिनल केसेस में, वो क्रिमिनल कोर्ट है। लेकिन इनकम टैक्स का मैटर या GST का मैटर इन दोनों में से किसी भी कोर्ट में नहीं जाएगा। इन दोनों कोर्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दोनों कोर्ट के जो जजेज है उनको टैक्सेशन की, अकाउंट्स की वो नॉलेज नहीं है, उनको लॉ की नॉलेज है, ये अलग फील्ड है।
इसकी नॉलेज नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने सेपरेट कोर्ट इसके बनाई। उसके अंदर उन्होंने कहा आप जज किसको बनाए, ऐसा पर्सन हो भाई जिसको टैक्सेशन की बड़ी जबरदस्त नॉलेज हो। तो उन्होंने कहा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं कमिश्नर, जब 15-20 साल हो जाएंगे, बहुत सीनियर हो जाएंगे, बहुत नॉलेज हो जाएगी, तो उनको जज बना देंगे इसका। लेकिन वर्ड हम जज यूज नहीं करेंगे, उनको हम बोलते हैं कमिश्नर, ब्रैकेट में लिखा जाता अपील्स, है वो इक्विवेलेंट टू जज, होती उसकी भी कोर्ट है, प्रोसीडिंग सारी कोर्ट की तरह होती है। तो ये मैटर कहां जाएगा, कमिश्नर ब्रैकेट में क्या, अपील्स की कोर्ट में मैं जाऊंगा। मैं कहूंगा सर मेरा टैक्स 10 लाख बनता है, ऐसे बनता है, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस इशू कर देंगे कि इधर कोर्ट के अंदर आओ। इनकम टैक्स ऑफिसर को कोर्ट में बुलाया जाएगा, बताओ भाई 15 कैसे बनता है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाए तो कमिश्नर अपील ऑर्डर पास कर देगा कि इनका 10 लाख बनता है, बैलेंस इनका 5 लाख वापिस करो और विद इंटरेस्ट वापिस करो, और जो इन्होंने सूट फाइल किया, सूट का जो खर्चा है, कॉस्ट ऑफ डिक्री, वो भी तुम इनको पेमेंट करो। जैसे कोर्ट में कौन जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जाएगा। वो पर्सन जब सूट फाइल करेगा तो वो सीए के पास जाएगा, जी मेरा केस आप लड़ दो कोर्ट में, या एडवोकेट के पास जाएगा, एडवोकेट को भी अलाउड है, दोनों को अलाउड है, सीए को भी अलाउड है, एडवोकेट को भी अलाउड है। तो सीए विल से कि भी मैं केस आपका लड़ दूंगा, लेकिन मेरी फीस है 2 लाख रुपए, देख लो आप। तो ठीक है जी, आपके दे देंगे। अब केस हम जीत गए तो कमिश्नर अपील कहेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनका 10 लाख दो, इनका इंटरेस्ट दो, 2 लाख जो इन्होंने फीस दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो तुम दो। जी मैं सारा काम छोड़ के आता था, चक्कर काटता था कोर्ट के, मेरा उसमें भी नुकसान हुआ, 3 लाख का, 3 लाख भी दिलवाएंगे आपको कॉस्ट ऑफ डिग्री, ताकि कोई किसी के साथ गलत ना करे। यानी इनकम टैक्स ऑफिसर, अगर कोई सीए ये समझे कि भी 10 लाख का टैक्स है, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं मानेगा, 15 कर देगा, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स ऑफिसर के भी दिल में बहुत डर है कि कोर्ट में चले गए तो भाई ये 5 भी जाएगा, इंटरेस्ट भी देंगे, और जो और पेमेंट देना पड़ेगा डिपार्टमेंट मेरे अगेंस्ट एक्शन लेगा, मुझे सस्पेंड कर देगा कि तुमने ऐसा फैसला क्यों किया। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर हो, आर्ग्यू योर केस फोर्सफुली कि नहीं ये ऐसा बनता है, नहीं मानते ना मानो, जाओ देख लेंगे, फिर हम कमिश्नर फीस की कोर्ट में देख लेंगे आपको। अब यहां पर जो फैसला आया, उन्होंने भी कर दिया 15 लाख। मैंने कहा ये लो, ना उनको समझ में आ रही ना इनको समझ में आ रही, अब बताओ क्या करें। तो इसके ऊपर हायर कोर्ट है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, प्रॉपरली कॉल्ड ITAT, इनकम टैक्स एपेलेट, EPPELLATE ट्रिब्यूनल, TRIBUNAL। कमिश्नर अपील्स की कोर्ट के ऊपर कौन सी कोर्ट है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ITAT। यहां पे 2 जज होते हैं और उनमें से एक का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। वन ऑफ द जजेस मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज वो कह रहे हैं कि सही जस्टिस तो आपके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर पाएगा, बिकॉज वो इस फील्ड का एक्सपर्ट है। चलिए उसी को जज बना देते हैं। लेकिन जो लीगल प्रोसीजर है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसमें पूरा प्रोसीजर है कि केस कैसे चलेगा, उसकी नॉलेज चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं है। वो भी मैं आपको बता दूंगा वो क्या होता है, ब्रीफली बता दूंगा वो क्या प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी है। उस प्रोसीजर के बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं पता होगा, उसके बारे में जिसने LLB किया होगा, जो रूटीन जज है उसे पता है। तो उनका चलो दोनों को जज बना देते हैं, दोनों मिलकर फैसला करना। अगर दोनों डिफर कर गए तो क्या करेंगे, एक ने कहा ये, एक ने कहा, तो तीसरा एक जज और अपॉइंट किया जाएगा पर्टिकुलरली उस केस के लिए, और उस केस को 3 में से 2 बताएंगे, मेजोरिटी बताएगी कि क्या ठीक रहेगा। ठीक है, प्रोसीजर की जो बात मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा हिंट आपको देता हूं। प्रोसीजर का सिस्टम ये होता है, जैसे मान लो मैंने कंप्लेंट कर दी है, मैंने आज कंप्लेंट कर दी, 2 महीने बाद कहा जी इसके अंदर ना ये पॉइंट भी ऐड करो, मेरा ऐड नहीं होगा। वो कहेंगे एक ही बार में 100% कंप्लीट कंप्लेंट आपकी आनी चाहिए, अब आपको ऐड करवाना तो एक केस और फाइल करना पड़ेगा, पूरा प्रोसीजर उस केस का और लगेगा। वंस यू हैव गिवन ए कंप्लेंट इट कैन नॉट, नथिंग कैन बी एडेड। रेयर सिचुएशन के अंदर इसका अमेंडमेंट अलाउड है। अमेंडमेंट के लिए बड़ा लंबा प्रोसीजर है। अब वो जो हमने कंप्लेंट फाइल कर दी, इसकी कॉपी दूसरी पार्टी के पास चली जाएगी, दूसरी पार्टी इसका रिप्लाई देगी, उसे बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। अगर उसका रिटर्न स्टेटमेंट आ चुका है फिर तो कंप्लेंट के अंदर कुछ नया ऐड हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका द्वारा फिर रिटर्न स्टेटमेंट मंगवाना पड़ेगा। तो जज कहेगा अभी मैंने द्वारा ये ऐड कर दिया, 6 महीने बाद फिर और ऐड कर देना, फिर और ऐड कर देना, 50 साल केस चलता रहेगा आपका। ये फैसला कब होगा इसका? फिर जब उसने रिटर्न स्टेटमेंट दे दी, वो कॉपी मेरे पास आएगी, उसका मैं रिज्वाइंडर दूंगा। मुझसे पूछा जाएगा इसके बारे में आप कुछ है रिज्वाइंडर, इतने पार्ट को बोलते हैं प्लीडिंग। प्लीडिंग्स आर कंप्लीटेड।
अब जज कहेगा दोनों साइड विटनेस लाओ, दोनों साइड एविडेंसेज लाओ, दोनों साइड प्रोड्यूस कर दो, और एक साइड के एविडेंस दूसरा क्रॉस एग्जामिन कर ले, एक साइड की विटनेस दूसरा क्रॉस एग्जामिन कर ले, दोनों क्रॉस एग्जामिन कर लो, बात खत्म। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट है। फाइनल आर्ग्यूमेंट पे दोनों एडवोकेट आमने सामने होंगे, लगातार चलेगा आर्ग्यूमेंट। उसके बाद जज विल से मुझे 10 दिन का टाइम तो डिसीजन आ जाएगा। हम कहते हैं जजमेंट रिजर्व हो गया है। आपने टीवी पे बहुत बार सुनना कि इस केस में जजमेंट रिजर्व हो गया है। जजमेंट रिजर्व मतलब सब काम कंप्लीट हो गया, जाओ अपने घर आराम करो, जज साहब को जब टाइम मिलेगा तो आपके ऑर्डर लिख देंगे। यहां पे बात खत्म हो जाएगी। तो इस प्रोसीजर की हम बात करें, इस प्रोसीजर के बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं पता होगा। ये कहां दिया हुआ है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ये पूरा एक्ट है। इसमें लिखा हुआ है किसी भी कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीजर रहेगा, जजेस को, एडवोकेट्स को प्रोसीजर फॉलो करना है। अब लेट्स सी, दोनों जजेस ने फैसला दिया और मैं कह रहा हूं मैं नहीं मानता। तो उसे मानते कैसे नहीं भाई? अपने घर जाओ, क्यों नहीं मानते? मैंने कहा और कोई कोर्ट नहीं है, इनकम टैक्स जीएसटी के फाइनल है, दिस आर फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, बात खत्म हो गई। लेकिन मैंने कहा जिस पॉइंट पे डिस्प्यूट हुआ था वो पॉइंट एक्ट में क्लियर ही नहीं है, क्वेश्चन फ्लो है। नाउ आई कैन गो टू द हाई कोर्ट। अगर आपका डिस्प्यूट क्वेश्चन ऑफ लॉ का है, मैं ये बात आपको कहना चाह रहा हूं, पार्लियामेंट को पता है क्वेश्चन ऑफ लॉ होंगे, इसके बारे में बहुत डिटेल में डील किया हुआ है। दे नो कि बहुत पॉइंट ऐसे होंगे जो क्लियर नहीं होंगे। डोंट वरी, अगर पॉइंट क्लियर नहीं है हम आपको और अपॉर्चुनिटी देंगे। आप कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। हाई कोर्ट के अंदर जितना पॉइंट क्लियर नहीं है सिर्फ उतना ही जाएगा, पूरा केस नहीं जाएगा। और हाई कोर्ट का जज जो बात क्लियर नहीं है बस उसी का मीनिंग बताएगा, उसका मीनिंग बता के वापस आईटीएटी को भेज देगा कि भाई इसका ये मीनिंग है, बाकी केस तुम देख लो, मुझे नहीं पता। और अगर हाई कोर्ट के जज ने जो उसका मीनिंग बताया कन्विंस नहीं है, वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बताएगा इस क्वेश्चन ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है, और जो वो मीनिंग बताएंगे आगे के लिए वो मीनिंग है। अब ये क्वेश्चन ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा। हम केस का नाम कोट करेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्टडी किया होगा, हम केस का नाम कोट करते हैं। वो केस का नाम क्यों कोट करते हैं, उसका क्या मतलब था? उसका मतलब यह है ये वो पॉइंट था जो कभी लॉ में क्लियर नहीं था, इसको लेकर डिस्प्यूट हुआ इस केस के अंदर और कोर्ट ने जजमेंट दिया, वो आगे के लिए लॉ बन गया है। अब इसको कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं कहेगा, हम कहेंगे इट इज ए डिसाइडेड क्वेश्चन ऑफ लॉ। केस का मतलब क्या होता है? डिसाइडेड क्वेश्चन ऑफ लॉ है। वो केस का नाम लिखते जाएंगे, कोर्ट करते चलाए जाएंगे। अब ये मैटर पहुंचा पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट ने कहा अच्छा ये पॉइंट हमने क्लियर ही नहीं किया। पब्लिक लड़ती रही, सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, दिखाओ क्या फैसला किया। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा ये मीनिंग कहां था? सुप्रीम कोर्ट ने जो मीनिंग निकाला है हमारी तो इंटेंशन थी नहीं, लाइए इसको चेंज करते हैं, फिर उसमें अमेंडमेंट आएगा, फिर जजमेंट ओवररूल हो जाएगा, फिर वो केस खत्म हो जाएगा और जो पार्लियामेंट द्वारा बताएगी वो मीनिंग चलेगा। और अगर पार्लियामेंट ने कहा यस हम भी ये कह रहे थे, तो वो केस चलता रहेगा सालों साल। देयर आर सो मेनी केसेस जो डिसाइड हुए 50 साल पहले, 100 साल पहले, आज भी चल रहे हैं। एंड देयर आर केसेस 4 साल पहले डिसाइड हुए थे और पार्लियामेंट ने इसको ओवररूल कर दिया। जैसे वोडाफोन का केस है, 1000 करोड़ का टैक्स था उसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि टैक्स नहीं बनता, वोडाफोन को वापस करो। वो भी केस आपको बताऊंगा, जब चैप्टर आएगा तब बताऊंगा आपको। तो पूरा प्रोसीजर, पूरा सिस्टम क्या है, वो ये पूरा सिस्टम है। आप पूरा सिस्टम समझ जाओगे तो पूरी बात समझ में आएगी। अगर मैं थोड़ी सी बात बता दूं, ये क्वेश्चन बोला बस, ना मैं आपको कमीशन अपील की बात बताऊं, ना आईटीएटी की बताऊं, ना हाई कोर्ट की बात, ना सुप्रीम कोर्ट की बात बताऊं, ना पार्लियामेंट, तो पूरी बात समझ में नहीं आती। अंडरस्टैंडिंग जस्ट 10% रहती है। ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है, इंटर में भी काम आएगी, फाइनल में भी काम आएगी, रियल लाइफ में भी आएगी, सारी बात एंड तक समझ में आएगी। अच्छा ही सिस्टम है। अब कोई भी क्वेश्चन फ्लो आएगा 1 मिनट में आप समझ जाओगे, अच्छा क्वेश्चन फ्लो है, अच्छा इसका प्रोसीजर ये होता है, अच्छा इसमें ऐसे होता, समझ जाओगे। तो ये क्वेश्चन फ्लो है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लो, फिर आप डाउट पूछ लीजिए मुझसे।
ठीक है, ब्रीफली रिपीट करता हूं, ऐसे पॉइंट हर एक्ट में न्यूमरस मिलेंगे जिसका सॉल्यूशन एक्ट में नहीं दिया होगा। बिकॉज रियल लाइफ में सिचुएशन इतनी बनती है कि लॉ मेकर सोच ही नहीं सकते कितनी सिचुएशन बनेगी। तो वो बेसिक पार्ट को बता पाते हैं। वो कहते हैं भाई बेसिक पार्ट हमने बता दिया, अगर आप समझदार हो तो उस बेसिक से आगे छोटी छोटी प्रॉब्लम है सॉल्व कर लो। इस चीज को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। आप ये बताइए, लॉ गवर्नमेंट किसके लिए बनाती है? किसके लिए? पब्लिक के लिए। पब्लिक में किसके लिए? कौन सी पब्लिक के लिए? भगवान ने सबको अपना दिमाग दिया है, हमें लॉ की जरूरत कहां है? क्या गलत क्या सही हमें साफ नजर आ रहा है। तो इन जनरल ये कहा जाता है कि नो गवर्नमेंट शुड मेक एनी लॉ वेर यूर सिटीजन्स आर इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। किस पर्सन को नहीं पता ये गलत है कौन क्या सही है, इन जनरल पता लग जाता है। फिर भी गवर्नमेंट से ये उनके लिए बनाया गया है जो जानबूझ के नादान बनेंगे, जी हमें तो नहीं पता था, किसी को जाके टक्कर मारी कि भाई ये तो गलत है, अच्छा गलत है हमें पता ही नहीं था, ये तो लॉ में लिखा हुआ था, अच्छा लॉ में लिखा हुआ है जबकि पता उसे सब कुछ है, तो कौन सी ये लो फिर लॉ बना दिया आपके लिए। तो लॉ किसके लिए बनाया है? जो पर्सन या तो रियलिटी में उसका माइंड डल है या वो जानबूझ के शो कर रहा है, इन जनरल लॉ की जरूरत नहीं है। तो उससे जो हमने लॉ बनाया ऐसे लोगों के लिए हम बेसिक बात बताएं कि एक एक बात बताएं। बेसिक बात बताएंगे, घर से आप निकले, पापा ने कहा बेटा ध्यान से जाना, उनका ये कहना ध्यान से जाना, इसमें सब कुछ आ गया। आपने पलट के कहा पापा ये ध्यान से जाना क्या होता है, एक्सप्लेन इट, जबकि आप भी समझते हैं। तो उससे ये जानबूझ के लोग हमें कहेंगे ये जो आपने लिखा जी समझ में नहीं आया, जी हमें तो इसका क्या मतलब है। अब नहीं समझ में आया तो भाई जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम कर लो, लेकिन जो तुम कर लो का मतलब ये नहीं तुम अपनी मनमानी कर लो। इसलिए इसको चेक करने के लिए एक अथॉरिटी जरूर आएगी, और वो अथॉरिटी क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उसे एक और लॉ होगा, एक और लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी आएगी। वो अथॉरिटी चेक करेगी आप मनमानी कर रहे हो या आप जेन्युइनली सॉल्यूशन निकाल रहे हो। आप जेन्युइन सॉल्यूशन निकालो, आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप मनमानी करोगे वो आपको रोक लेगा, करने नहीं देगा। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है, आप तो जेन्युइन है और जो अथॉरिटी है वो मनमानी कर रही है, मैंने सही आंसर निकाला है, मैं नहीं मानता, तो उसे डोंट वरी, उसके लिए फिर क्या है? कोर्ट है। फिर आप कोर्ट में जाओ, वहां पे जज देखेगा क्या सिस्टम है क्या नहीं है। अब कोर्ट के जज ने भी मनमानी कर डाली, उल्टा सीधा कर दिया, तो उनसे डोंट वरी फिर हम है, फिर पार्लियामेंट ऊपर है। तो देखो क्या सिस्टम बनाया है कि भाई बिल्कुल सही सिस्टम बने, किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो। सिस्टम जो बना हुआ वो एक्सीलेंट है, किसी के पास भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। कोई कहे मैंने कह दिया ना फाइनल हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर कहे मैंने कह दिया फाइनल हो गया, कैसे फाइनल हो गया? अभी कमिश्नर अपील्स है, वो कह रहे जो मैंने कह दिया फाइनल हो गया, कैसे कह दिया? अभी ITAT है, हमने कह दिया, तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा? अभी हाईकोर्ट भी तो है, सुप्रीम कोर्ट, तो तुम्हारे कहने से क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट से हम लॉ बदल देंगे। तो एब्सोल्यूट पावर किसी के पास नहीं होनी चाहिए। एक सेंटेंस आपने सुना होगा, पावर करप्ट्स ए मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स ए मैन एब्सोल्यूटली। जिसके पास पावर है वो उसको मिसयूज धीरे धीरे करना शुरू कर देता है, और एब्सोल्यूट पावर है तो मत पूछो, फिर तो नॉर्थ कोरिया का वो किंग जोन्स जो है वो एब्सोल्यूट पावर, देख लो वो हालत होगा फिर एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर बहुत खतरनाक है। तो एनीवे दिस इज द कंप्लीट सिस्टम। अब इसमें जिसको डाउट है पूछिए, फिर हम आगे का पार्टिकल करते हैं। हाँ जी आ जाओ सर। थोड़ा रियल लाइफ वाले एग्जांपल का है डाउट। तो जैसे आप बता रहे हैं कि केस 50 साल चल जाता है लंबा, तो अगर जो एसएससी है उसकी डेथ हो जाए तो क्या होता है? देखिए सिस्टम प्लीज, मिस्टर एक्स की इनकम 15 लाख रुपए, इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है 20 लाख रुपए, और ये डिस्प्यूट चल रहा है। अब इस पर्सन की डेथ हो गई, तो डेथ होने पर ये केस इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये उनके ऊपर आ जाएगा। जो भी इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मान लो इसका सन है, इसके सन कोई केस लड़ना पड़ेगा। अब लेट्स ये डिसाइड हुआ जजमेंट में कि जी आपका टैक्स बनता है 5 लाख रुपए, तो इसके सन को 5 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सन ये साबित कर दे जी मेरे फादर ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, देन ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब सन इज रेस्पॉन्सिबल नॉट पर्सनली, रादर टू द एक्सटेंट एसेट रिसीव्ड फ्रॉम द डिसीज्ड।
मान लो फादर से प्रॉपर्टी मिली 50 लाख की, गॉब से 50 लाख की प्रॉपर्टी मिली ना फादर से, तो फादर का 5 लाख का टैक्स कौन देगा? तुम दोगे। फादर से प्रॉपर्टी मिली 2 लाख की, चलो 5 नहीं टैक्स 2 लाख ही दो। द लाइबिलिटी इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट वी हैव रिसीव्ड एसेट फ्रॉम द पेरेंट्स। सिस्टम ये रहेगा। ये 159 सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का, डिटेल में डिस्कस किया हुआ इसको, कि टैक्स गवर्नमेंट से मरने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। तुम रहो ना रहो, टैक्स रहेगा, और हम तुम्हारे बच्चों से टैक्स रखवाएंगे, प्रोवाइडेड बच्चों को तुमने कुछ दिया हो। तुम ऐसे फादर थे, बच्चों को कुछ नहीं दिया, फिर हम बच्चों को कुछ नहीं कहेंगे। जी सिस्टम ठीक है। और डाउट देखिए। अब देखिए इसके आगे चलते हैं। पेज नंबर 50 पे आइएगा। बीच के पेज छोड़ देना, पेज 48 का बॉटम छोड़ देना, पेज 49 छोड़ देना। क्यों मैं भी आपको बताऊंगा। आप पेज 50 पे आ जाओ। स्पेशल प्रोविजन फॉर सरचार्ज ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल 111A, लॉन्ग टर्म 112A डिविडेंड इनकम। सरचार्ज 25%, 37% shall never be applicable on short term capital 111A, long term capital 112A dividend income. That is surcharge of 25%, 37% shall be applicable only if total income excluding short term capital 111A, long term 112A and dividend income is exceeding 200 lakh और 500 lakhs। बस इतना एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए अब ये पार्ट क्या है। पहले सरचार्ज का रेट हुआ करता था 2%, 3%, 5% से ज़्यादा तो कभी होता ही नहीं था। जब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, सरचार्ज वाज ए वेरी नॉमिनल पेमेंट। और अब इन्होंने सरचार्ज का रेट 10, 15, 25, 37 जो कभी सुने ही नहीं है। ऐसे रेट तो सरचार्ज के कभी होते ही नहीं है। तो इन्होंने ये इतने सारे रेट लगा दिए, 10, 15, 25, 37 आंख बंद करके। तो एक पर्सन को कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म लगा लो या लॉन्ग टर्म लगा लो। सपोज 600 लाख का 500 लाख से ज्यादा है, सरचार्ज लगेगा 37%। इसी तरह से शेयर्स पे डिविडेंड इनकम मिली 600 लाख के में आ रहा है, ये भी सरचार्ज लगेगा 37%। तो जब ये प्रोविजन आ गया तो 3 महीने बाद गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि वे शेयर्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आता था ना इंडिया के बाहर से, वो इन्वेस्टमेंट आना कम हो गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई है। पूरा उनके पास फिगर रहती है, डाटा रहता है कि ये क्या कारण, इतना कम क्यों हो गया। फॉरेन एक्सचेंज भी गया, इन्वेस्टमेंट भी गया। अच्छा, इंडिया में भी लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, शेयर मार्केट भी डाउन आ रही है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, गवर्नमेंट ये कभी टॉलरेट नहीं कर सकती शेयर मार्केट डाउन हो जाएगी। सारा कंट्री का बिजनेस जाएगा, इकोनॉमी रिवर्स गियर में जाएगी, रिसेशन का पीरियड आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने सर्वे किया तो लोगों ने बताया कि जी हमें बहुत बुरा लगता है जब आप ऐसे ऐसे रेट लगाते, और गुस्से में, नाराजगी में जाओ हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। इंडिया के रहने वाले लोग जो इंडिया के बाहर हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो है करीब करीब 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ है इंडिया के बाहर बैठे हैं। वहां से जबरदस्त अर्निंग करते हैं, लेकिन उनके माइंड में एक डर रहता है, भी कल को कोई बात होगी तो भाग के कहां जाएंगे इंडिया। अफगानिस्तान में जब ये बात हुई तो इंडिया वालों ने क्या कहा मोदी जी को, जी हमें निकालो यहां से, मर गए हम। निकाला इंडियन गवर्नमेंट ने। यूक्रेन में जब ये हालत थी तो निकालो हमें। इसलिए वो चाह रही है इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ पैसे का बेस बना के रखो, ताकि कभी जरूरत हो तो भाग जाएंगे इंडिया। तो इंडिया में पैसा कहां लगाए भाई? अगर लैंड बिल्डिंग खरीदी हो, प्रॉपर्टी डीलर के साथ 6 महीने चक्कर काटने पड़ेंगे, इतना टाइम उनके पास नहीं है। तो उनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? शेयर्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, डिवेंचर, इन्हीं में लगाते हैं पैसा सारा। ये जब चाहो निकाल लो, जब चाहो डाल लो। क्योंकि देखो लैंड बिल्डिंग में क्या होता है, पैसा लगाना भी मुश्किल है, निकालना भी मुश्किल है, जल्दी से बिकती नहीं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इजी टू इन्वेस्ट, इजी टू विड्रॉ, दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। वो यही है। तो इन लोगों ने कहा हम तो इंडिया के लिए इतना सोचते हैं, सारा पैसा लगा रहा कि वहां ये देखो कैसे लूट रहे हैं, हमें छोड़ो, हम वहां दूसरे कंट्री में लगा देंगे। फिर गवर्नमेंट ने उठा के फटाफट 3 महीने बाद लॉ बदल दिया कि नहीं, वो जो 25 वाली बात थी ना, 37 वाली बात थी,
वो इन इनकम के लिए नहीं है, कैपिटल गेन के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म डिविडेंड। शेयर से कनेक्टेड कोई पार्ट हो उसके ऊपर तो ज्यादा से ज्यादा 15% ही लगेगा, इन पे नहीं लगेगा। ये प्रोविजन बना दिया। यानी अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मान लीजिए 600 लाख की इनकम है, इसमें शॉर्ट टर्म 1 महीने का है 400 लाख, उसके ऊपर रेट 15% से ज्यादा नहीं लगाना, हाईएस्ट 15% लगेगा। लॉन्ग टर्म 112 है, 15% ज्यादा नहीं लगाना, डिविडेंड उससे ज्यादा नहीं लगाना। बाकी जो इनकम है उसको अलग कर लेना, वो बाकी इनकम देखना। अगर बाकी इनकम 200 लाख से ज्यादा हो तो उस बाकी इनकम वाले टैक्स पर 25 लगेगा, और बाकी इनकम 500 लाख से ज्यादा हो तो उस बाकी वाले 500 लाख के टैक्स पर लगेगा 37। जैसे मैं फिगर दिखाता हूं आपको। लेट्स सी, मेरा LTCG है 112A, ये है 70 लाख। शॉर्ट टर्म 111A, ये है लेट्स सी 200 लाख। डिविडेंड इनकम ये है लेट्स सी 100 लाख। इसके अलावा बिजनेस की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, सैलरी इनकम, यानी इन 3 छोड़ करके बाकी सब, वो है मेरी लेट्स सी 60 लाख। टोटल देखिए कितना बना, 430 लाख। करेक्ट, इतना ही बना ना। अब वैसे तो देखो ये 200 लाख से ज्यादा है, 430 लाख लगना चाहिए रेट 25, सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि इन 3 के ऊपर तो आप 15 से ज्यादा लगा ही नहीं सकते ना, इम्पॉसिबल है, जितनी मर्जी हो। हाईएस्ट पॉसिबल इज 15%। इस पे लग सकता है, लेकिन इसको उन्होंने क्या कर दिया कि आप टोटल इनकम मत देखना, इन 3 को हटा के बची इनकम देखना। अगर बची इनकम 200 लाख से ज्यादा हो तो इसके टैक्स के ऊपर लगाना 25 और इसके टैक्स के ऊपर लगाना 15 ही जो लगाना है। और अगर ये बची 500 लाख से ज्यादा है तो इसके टैक्स के ऊपर लगाना 37, उसका तो 15 ही रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें, देखो अब आपको हैंडल कैसे करना है। पहले टोटल इनकम पे नजर लगाना। अगर ये 100 लाख से ज्यादा है, जैसे इस केस में है, तो 15% तो भाई लगेगा, फैसला हो गया। वो चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, 15 तो लगेगा। यानी 10% या 15% का फैसला ये करेगी। मान लो टोटल इनकम 70 लाख है, बात खत्म, सारी की इनकम पे टैक्स पे 10% लगेगा, 50 से ज्यादा है। मान लो 100 से ज्यादा है तो 15% कन्फर्म हो गया, चाहे ये हो ये हो। अब रही बात 25 की और 37 की, उसके लिए एक प्रोसेस करना पड़ेगा, इन तीनों इनकम को टोटल इनकम से बाहर करना पड़ेगा और बची हुई इनकम देखनी है। अगर बची हुई 200 से ज्यादा है इस पे लगाना 25, अगर बची 500 से ज्यादा है उस पे लगाना 37। थ्योरी में तो इतना ही है, लेकिन थ्योरी से मैंने बताया आपको कुछ समझ में नहीं आता। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दूंगा, सॉल्व करेंगे तब समझ आएगा। फिर भी एक बार थ्योरी रीड कर लो, 3 सेंटेंस की थ्योरी है, जब इसके प्रैक्टिकल करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखो अब पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, फिर बड़े बड़े लेंगे। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्व करना, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं LTCG 112A, ये है मेरे पास 15 लाख। शॉर्ट टर्म 111A, ये है मेरे पास 10 लाख। और डिविडेंड इनकम ये है 10 लाख। बिजनेस की इनकम ये है 40 लाख। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ये है 5 लाख। और टोटल कर लेते हैं कितना, 80 लाख। देखो ये जो प्रोविजन मैंने आपको बताया है, जब तक ये टोटल इनकम 100 लाख तक है तब तक इस प्रोविजन का कोई यूज नहीं है, यूजलेस है। जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व होगा। टैक्स निकाल लो, 10% ज्यादा लगा लो। तो पहली बात तो अगर टोटल इनकम 100 लाख तक है तो आप कंफ्यूज मत होना, जो प्रोविजन मैंने बताया वो कहीं काम ही नहीं आएगा। ये तभी काम आएगा जब ये टोटल इनकम 100 लाख से ज्यादा हो। इतने तक मत सोचना,
टोटल इनकम जब तक 100 लाख को क्रॉस नहीं करेगी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्रॉस करवाते हैं। इसको कर देता हूं 45 लाख, इसको कर देता हूं 50 लाख, इसको कर देता हूं 20 लाख, बाकी ऐसे ही। कितना बना? 160। ठीक है। अब ये 100 लाख से ज्यादा है। अब प्रॉब्लम है कैसे हैंडल करना है। ये तो कंफर्म हो गया है 15% का सरचार्ज तो पक्का लगेगा लगेगा, और 15% हम इनकम पे भी लगा सकते हैं क्योंकि 100 से ज्यादा है, 15% लगेगा। 25, 37 वो अभी नहीं पता। उसको पता करने के लिए क्या करना, इन 3 इनकम को बाहर कर देना। कर दिया। बैलेंस कितना बचा? 45। नो प्रॉब्लम। जब तक कि बचा हुआ 200 लाख क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसके ऊपर 25 नहीं लगेगा, और 500 क्रॉस नहीं करेगा तो 37 नहीं लगेगा। तो यानी इस क्वेश्चन में नेट रिजल्ट क्या निकला? सारे के ऊपर सरचार्ज 15% लगेगा क्योंकि टोटल इनकम 100 लाख से ज्यादा है। वंस अगेन ये प्रोविजन कुछ खास काम नहीं आया। चेंज करो। दिस इज लेट्स सी 190 lakhs. This is 40 lakh. Total is this much. कितना? 345। अब देखिए टोटल इनकम 345, 100 से ज्यादा है, 15 तो लगेगा ही लगेगा। 25, 37 का फैसला करना है। इन 3 इनकम को बाहर कर दो, 3 इनकम को। बैलेंस 230, 200 से ज्यादा है, तो इन दोनों के टैक्स के ऊपर लगेगा कितना परसेंट? 25%। बाकी पर तो 15 ही रहेगा। इसके टैक्स के ऊपर कर देना 25। चेंज इट। ये है 490, 490 टोटल करोगे जो भी आएगा 100 से ज्यादा आएगा, 15% तो लगेगा। 3 इनकम को हटाओ, बैलेंस 530, 500 लाख से ज्यादा है, इसके टैक्स के ऊपर 37% लगेगा। अब इस तरह बेसिक सीखना। अभी बीच में मार्जिन रिलीफ की बात मत करना, वो मैं अलग से क्वेश्चन में कराऊंगा। कोई मान लो कहे कि सर मान लो बीच में मार्जिन रिलीफ भी हो, तो वो मैं अलग से करवाऊंगा क्वेश्चन। अभी आप पहले बेसिक कंसेप्ट देख लो आप। तो मैं क्वेश्चन आपको सिंपल सा लिखवा रहा हूं बेसिक कंसेप्ट का, वो क्लियर हो जाए, बीच में मार्जिन रिलीफ का पार्ट में बाद में डालूंगा। ठीक है, लिखिए, सॉल्व करके देखना बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन। Mr. X says incomes as given below. Short term 1 money 110 lakh. Long term 112A 170 lakhs. Business profession 250 lakhs. Compute tax liability. B part. Presume income from business profession ₹550 lakhs. बस ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, बेसिक पार्ट क्लियर हो जाए, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करेंगे इसको।
हाई प्लीज एनीवन गेटिंग द आंसर? हो गया? बी पार्ट भी कर लो, दोनों पार्ट कर लो, दोनों पार्ट कर लो, जिसके दोनों पार्ट हो जाए बता देना, ए पार्ट एज वेल एज बी पार्ट। हाँ प्लीज, जिसका भी आंसर आ जाए दोनों पार्ट का सॉल्व कर सकते हैं यहाँ। एनीवन गेटिंग द आंसर? हाँ जी, देखिए अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें एलटीसीजी 112 का तो अलग से टैक्स आ गया, 1 लाख छोड़ के बाकी 10%। 111 महीने का अलग आ जाएगा, ठीक है। ये जो टैक्स निकाला है ये कौन सी इनकम का है? अमाउंट लिखो ना यहाँ। नॉर्मल इनकम का कितना अमाउंट है देखिए, अमाउंट। इनकम कितनी है, इनकम लिखनी है ना यहाँ। हाउ मच इज द नॉर्मल इनकम? देखिए 2.5 करोड़ इज द नॉर्मल इनकम, उसका इस स्लैब रेट पर टैक्स है। इज दैट राइट? इतना पार्ट। अब जब हम सरचार्ज लगाएंगे तो इसके ऊपर लगेगा 15%, इसके ऊपर लगेगा 15% और इसके ऊपर लगेगा 25%। इज दैट राइट? तो आप सरचार्ज अलग अलग करके दिखाओ ना। हाँ, 2.5 करोड़ पे 25% लगेगा ना, 2.5 करोड़ का टैक्स है ना ये। इस पे लगेगा ना 25, सारे पे थोड़ा लगेगा। इस पे 15% लगेगा, इस पे 15 लगेगा, चाहे दोनों को ऐड करके लगा लो चाहे अलग अलग। जब 25% लगाओगे पहले टैक्स लिखो कौन सा अमाउंट है टैक्स का, उसके ऊपर 25% लगाओ। नहीं तो पता कैसे लगेगा 25% किस पे लगा दिया आपने? सरचार्ज अलग अलग करके दिखाओगे ना, और क्या, नहीं तो पता कैसे लगेगा। अब यहां लिखो सरचार्ज, उसके बाद इसका इसका चाहे मिला लो या इकट्ठा कर लो। 15% वाला 25% वाला अलग कर लो।
अभी नहीं, 1 मिनट डाउट कर लेने दो, अभी मैं डाउट अभी लेता हूँ, 1 मिनट को करना। नहीं, 2.5 करोड़ के ऊपर नहीं है, 2.5 करोड़ का जो टैक्स है, टैक्स लिखो, इसका टैक्स लिखो, 2.5 करोड़ हटाओ यहां से। जब आप सरचार्ज लगा रहे हैं तो इनकम नहीं लिखते, सरचार्ज के टाइम पर इनकम नहीं लिखी जाती, सरचार्ज के टाइम पर टैक्स लिखा जाएगा, टैक्स के टाइम पर इनकम लिखी जाएगी। हाँ, टैक्स का अमाउंट लिखोगे ना। लेट हिम कंप्लीट डाउट्स, उसके बाद एक बार पहले कर लेने दो इनको। कट करके दोबारा लिख दो, हाँ दोबारा लिख दो। हाँ प्लीज, अब हम इसको रिपीट कर लेते हैं सारे पार्ट को, फिर आप डाउट देख लेना। बैठो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं पूरा पार्ट। जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, कैसे हैंडल करना है टोटल इनकम चेक करना। अगर तो ये 100 लाख तक हो फिर कोई डाउट ही नहीं है, सब पे सरचार्ज 10% लिखना, मैटर इज ओवर। अगर 100 से ज्यादा हो तो 15 तो लगेगा, पता नहीं 25, 37 लग जाए, वो चेक करके देखना पड़ेगा। 15 इज कंफर्म। तो कैसे इसको चेक करें? इन दो के ऊपर तो भाई 15 से ज्यादा लग ही नहीं सकता, इनके टैक्स के ऊपर तो 15 ही लगाना है। बाकी को चेक करेंगे, ये दोनों इनकम को हटा दिया, बैलेंस इनकम चेक कर लो। अगर ये 200 लाख से ज्यादा है, इसके टैक्स पर 25 लगेगा। अगर इन दो को हटा के बैलेंस इनकम 500 लाख से ज्यादा है, इसके टैक्स पर 37 लगेगा। हो गया फैसला, प्रोसीड करते हैं। हमने जो नॉर्मल इनकम थी, स्लैब रेट पे टैक्स निकाल लिया। बताइए क्या टैक्स का अमाउंट करेक्ट है? उसके बाद एलटीसीजी का टैक्स निकाल लिया, क्या टैक्स का अमाउंट करेक्ट है? उसके बाद शॉर्ट टर्म का टैक्स निकाल लिया, क्या करेक्ट है? अब सरचार्ज की बात आती है। तो जो नॉर्मल इनकम का टैक्स था उस पे रेट लगेगा 25% का, क्योंकि वो 200 लाख से ज्यादा है। क्या अमाउंट करेक्ट है? उसके बाद इन दोनों पर चाहे अलग अलग लगा लो चाहे इकट्ठा लगा लो, 15% ये रहा। क्या अमाउंट ठीक है? अब ये जो इन्होंने दिखाया इसकी जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस सीधा टोटल नीचे डाल देंगे, सारे सरचार्ज सारे टैक्स ऐड कर लो। ये आ गया टैक्स बिफोर एचईसी। टैक्स दिखा दिया, सबका सरचार्ज दिखा दिया, सीधा फाइनल टोटल आएगा। ये क्या टोटल ठीक है? इस पे एचईसी लगा दो, इकट्ठा राउंड अप कर लो, जिसको डाउट है पूछ लीजिए।
जिसको डाउट है तक पूछिए। फिर रिपीट कर देता हूं, बेसिक पर्पस क्या है? गवर्नमेंट सेज अगर हमारा सरचार्ज का रेट ज्यादा है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग हमसे नाराज ना हो, लाओ हम आपके लिए कम कर देते हैं। कितना? 15%, हाईएस्ट पॉसिबल। 50 लाख तक है टोटल इनकम, कुछ नहीं है। 50 से ज्यादा 10, 100 ज्यादा 15, लेकिन 3 इनकम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो शेयर वाला है, प्लस डिविडेंड वो भी शेयर का है, इसके ऊपर कभी 15 से ज्यादा नहीं लगाएंगे। प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर ये रहेगा कि जो 3 इनकम है उनको हटा लो, बाकी इनकम चेक करो। 200 लाख से ज्यादा है उस पर 25, 500 से ज्यादा है 37। हाँ जी, अब डाउट जिसका पूछ लीजिए। सर, जो बिजनेस प्रोफेशन वाली इनकम है उस पे हम अलग से सरचार्ज क्यों लगा रहे हैं? हम टोटल इनकम हमारी 530 लाख आ रही है, अगर गवर्नमेंट को सरचार्ज ही चार्ज करना है तो वो इस पे तो 37 चार्ज कर सकती है। भाई वो तो जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया वो तो वही रहेगा ना, हम गवर्नमेंट के लॉ को थोड़ा बदल देंगे। हमें गवर्नमेंट को नहीं समझाना कि जी लॉ ऐसे बनाओ, हमें गवर्नमेंट का बनाया लॉ समझना है गवर्नमेंट क्या कह रही है। गवर्नमेंट कह रही है हम सारे पे लगाएंगे तो आपका ज्यादा बनेगा टैक्स, हम तो कम कर रहे हैं, और हम कहें नहीं गवर्नमेंट को जी आप ज्यादा क्यों नहीं करते आप, तो ऐसा सजेशन थोड़ा गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट से हम तो आपके लिए कम कर रहे हैं, हम सारे को क्यों लेंगे, हम उसको हटा करके ले रहे हैं ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए, तो गवर्नमेंट तो फेवर कर रही है। वैसे भी हम गवर्नमेंट को कभी सजेस्ट नहीं करते भी आप लोगों को बदलो, वो तो अलग बात है, फाइनेंस मिनिस्टर को अलग से मेल भेज सकते हो जी मैं आपको बेटर तरीका बताता हूं लेकिन वो तो हमें गवर्नमेंट के पॉइंट को समझना है, अपना पॉइंट नहीं उनको समझाना। वो क्या कह रहे हैं? वी आर डूइंग ए फेवर। अगर आपको इन सबको छोड़ करके बैलेंस इनकम मान लो 200 लाख है तो 15% में ही काम चल जाएगा, 25 नहीं लगेगा। उसको छोड़ करके बैलेंस जो इनकम है वो 200 से ज्यादा, तब हम आपसे 25 लेंगे, और 500 ज्यादा है जैसे बी पार्ट में है। बी पार्ट में देखो उन इनकम को छोड़ दो उसके बावजूद 550 है, तो इसके टैक्स पे लगाना है 37, सारे पे नहीं, इसके टैक्स पर। और जो इनकम चेक करनी है उन 3 इनकम को छोड़ करके चेक करनी है, उनको मिला के चेक नहीं करना, छोड़ करके। ठीक है, देखो डाउट हो जाता है, करिए सॉल्व बी पार्ट। अब बी पार्ट सॉल्व कर लीजिए, अब तो बी पार्ट में कुछ बचा ही नहीं। एनीवे सॉल्व करके देख लो, जिसका सॉल्व हो जाए आ जाइएगा, कर दीजिए कॉपी, आ जाओ। इसके साथ सेक्शन भी लिख देना 111A, नहीं तो फिर वो नॉर्मल वाला बन जाता है। हाँ प्लीज, इतना पार्ट करेक्ट। जो वो 3 इनकम है बस उस पर ध्यान रखना है, 15% ज्यादा का सरचार्ज नहीं लगाना। बाकी जो इनकम है
उसको अलग करके चेक करेंगे 2537 के लिए। टोटल इनकम नहीं बताएगी 2537, टोटल इनकम 5% या 10% बताएगी। टोटल इनकम फैसला करेगी 5-10 का, 2537 का फैसला टोटल इनकम नहीं करेगी। टोटल इनकम में से वो 3 इनकम हटाओ, फिर बाकी इनकम फैसला करेगी। तो उससे पर्सन को बेनिफिट है, उससे हमने आपका बाकियों का बेनिफिट ही किया है, कुछ लॉस नहीं किया। हाँ जी बताइए, करेक्ट और नॉट। अब डाउट्स बोलिए यहां तक। मार्जिनल रिलीफ वाली बात मैं बताऊंगा, इसमें मार्जिनल रिलीफ कैसे निकलेगा उसको छोड़ दो। इसके अलावा बेसिक कंसेप्ट में किसी को डाउट है बोलिए। अभी मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया, अब इसको कॉम्प्लिकेट हमने करना है, लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो तभी तो कॉम्प्लिकेट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। हाँ प्लीज देखिए, अब उसमें एक और क्वेश्चन देखिए, बुक से चेक करते हैं। एक और क्वेश्चन चेक करेंगे बुक से। लेट्स सी पेज नंबर कौन सा है। पेज नंबर 50 पर ही देखिए, एग्जाम्पल 1, पेज 50 पर एग्जाम्पल नंबर 1। मिस्टर एक्स हैज इनकम्स एज गिवन बिलो। बिजनेस स्पेशल हेड में इनकम है 505 लैक्स, एलटीसीजी 112 है 101 लैक्स, शॉर्ट टर्म 111 है 100 लैक्स, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, काउंटेशन टोटल इनकम पीजीबीपी 505, 112 है 101, 100, ग्रॉस टोटल इनकम 706 लैख, डिडक्शन कुछ नहीं है, टोटल इनकम 706 लैख। अब इस पर टैक्स निकालना शुरू करते हैं। शॉर्ट टर्म 112 वाले में 101 में से माइनस करो 1 लाख, बैलेंस पर 10%। 111 वाले पे सीधा 15%, और 505 पर स्लैब रेट पे टैक्स, और ऐड करो सरचार्ज ऑन पीजीबीपी 37%, सरचार्ज 15% ऑन 250, मार्जिन रिलीफ। तो एक बार इसको रफली देखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या मीनिंग है। अब देखो इस क्वेश्चन में मार्जिन रिलीफ का पार्ट इस क्वेश्चन में है। मार्जिन रिलीफ तो जो एलटीसीजी की इनकम है 112A, वो है 101 लाख। तो क्या इसमें मार्जिन रिलीफ आएगा कि नहीं आएगा? 101 लाख पे नहीं आएगा, बिकॉज ये एलटीसीजी की इनकम है, टोटल इनकम नहीं है। टोटल इनकम 101 लाख हो तो फिर इसमें मार्जिन रिलीफ आएगा, क्योंकि टोटल इनकम में डिपेंड करेगा। टोटल इनकम देखो कितनी है, 706 लाख, 706 लाख। अब हमने कहा था भी टोटल इनकम है मान लो 101 लाख, तो मैं कहूंगा गवर्नमेंट को जी मेरी अगर टोटल इनकम 100 लाख होती, मेरा तो टैक्स बहुत कम बनता, लेकिन मेरी 706 है, इसमें से 1 लाख कम कर लो, तो उससे 706 का 705 हो तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा सरचार्ज रेट कहां बदलेगा? तो मार्जिनल रिलीफ के लिए व्हाट वी हैव टू चेक टोटल इनकम, नॉट इंडिविजुअल इनकम। ये इंडिविजुअल इनकम है,
तो इंडिविजुअल इनकम को चेक नहीं करना, टोटल इनकम को चेक करना है। मान लो 1 लाख कम कर दे टोटल इनकम में, तो बताओ सरचार्ज का रेट बदल जाएगा? सरचार्ज का रेट तो सेम रहेगा। लेकिन ये जो स्पेशल वैल्यू इनकम है, इनको मैं हटा दूं, और जो इनकम है वो है कितनी? 505। इसमें फर्क पड़ जाएगा। इस पे सरचार्ज का रेट है 25%। वो पर्सन कहेगा यहां पे अगर मैं 5 लाख हटा दूं तो मेरा सरचार्ज का रेट कितना हो जाएगा? 25। वैसे कितना लग रहा है? 37। मेरा 5 लाख घटा दो तो 25। तो कम से यस, यहां पे मार्जिन रिलीफ बन रहा है, वहां पे नहीं बन रहा। तो 10% का मार्जिन रिलीफ और 15% का मार्जिन रिलीफ डिपेंड करेगा टोटल इनकम पर, और 25% का मार्जिन रिलीफ और 37% का मार्जिन रिलीफ डिपेंड करेगा उन 3 इनकम को छोड़ के बैलेंस इनकम पर। ठीक है? तो मार्जिन रिलीफ में इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, अगर टोटल इनकम ही मेरी 101 है तो मार्जिन रिलीफ है टोटल इनकम। लेकिन अगर ये स्पेशल में से कोई इंडिविजुअल इनकम है तो वो नहीं है। एक बार जरा दोबारा रीड कर लो। देखो अब एक बार दोबारा से फिर देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना डाउट जो आएंगी वो ये आएगी, कुछ बच्चे तो तुरंत कहेंगे सर मार्जिन रिलीफ तो दिया ही नहीं आपने, देखो सीधा 101 पे निकाल दिया। तो टेक्निकल पॉइंट नोट करना, इंडिविजुअल इनकम कितनी है वो देखना ही नहीं है, देखना क्या है? टोटल इनकम। फिर मैं यहां इंडिविजुअल देखूंगा, फिर आपको कहे सर टोटल कह रहे थे, अब आप खुद इंडिविजुअल देख रहे हो। तो जब 25-37 की बात आएगी, ये भी इंडिविजुअल इनकम नहीं है, ये 3 इनकम को छोड़ के बाकी सब है। तो 10% 15% के लिए क्या देखना है? टोटल इनकम। 25-37 के लिए क्या देखना है? 3 इनकम को छोड़ के बाकी इनकम। अभी एक बार इस क्वेश्चन को देखो, फिर पूरा सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। देखो अब दोबारा से चेक करते हैं। पहले थ्योरी पार्ट रीड कर लें, इसका क्या लिखा है। सरचार्ज 25 या 37, इसको कभी भी मत लगाना शॉर्ट टर्म कैपिटल की इनकम 111A या लॉन्ग टर्म 112A या डिविडेंड, इन 3 पर कभी भी 25-37 नहीं लगेगा। क्या रीजन है? बिकॉज तीनों शेयर मार्केट को अफेक्ट करते हैं। shall be applicable 25-37 कब एप्लीकेबल होगा? ओनली टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल 112A, और साथ में लिखिएगा डिविडेंड इनकम, जो कि यहां नहीं लिखा गया आप लिख लो, तीनों को छोड़ना है। एंड डिविडेंड इनकम 112A के बाद कर दो, एंड डिविडेंड इनकम इज एक्सीडिंग 200 लाख और 500 लाख। डिविडेंड इनकम सेकंड टाइम नहीं लिखा गया, फर्स्ट टाइम तो लिखा हुआ है। 112A के बाद में लिख लो डिविडेंड इनकम, इन 3 को छोड़ के। अब क्वेश्चन देखिए, इनकम है बिजनेस की 505 लाख, 112A 101, 11A 100। कैलकुलेशन करेंगे तो टैक्स 112A पे 10%, 111A पर 15%, बैलेंस पर स्लैब रेट, उसके बाद सरचार्ज ऑन पीजीबीपी इनकम, इसका जो टैक्स है उस टैक्स के ऊपर 37 लगेगा। बैलेंस के ऊपर कितना लगाया है? 15%। फिर मार्जिन रिलीफ कैसे अलाउ किया?
टैक्स प्लस सरचार्ज 37% ऑन 505। अगर मेरी इनकम 5 लाख कम होती तो रेट लगता 25। तो मैं देख रहा हूं 5 कम होने पर क्या होता है, टैक्स का इंक्रीज आ रहा है 1983 और इनकम का इंक्रीज आ रहा है 5, ये बन जाएगा मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, एक बार चेक कर लो। इसमें यहां तक डाउट पूछना, फिर अगला क्वेश्चन लेंगे, वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। यहां तक देख लो, एक रीडिंग लेके देख लो अच्छे से। अब देखिए एग्जाम्पल 2। अच्छा, एग्जाम्पल 1 में किसी को डाउट? यहां तक पहले किसी को डाउट में रिपीट कर दूं। मार्जिनल रिलीफ 10% का या 15% का किस पर डिपेंड करेगा? टोटल इनकम पर, सब मिला करके। अगर 100 से स्लाइटली ज्यादा है तो 15% वाला मार्जिनल रिलीफ आएगा, 50 से स्लाइटली ज्यादा है 10% वाला आएगा। 25 और 37 वाला मार्जिनल रिलीफ टोटल इनकम पे नहीं आएगा, बिकॉज 25, 37 लगेगा नहीं लगेगा, और टोटल इनकम पे डिपेंड ही नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है? 3 इनकम छोड़ के बाकी इनकम पर। अगर बाकी इनकम 200 से स्लाइटली ज्यादा है, 500 से स्लाइटली ज्यादा है, तब ये मार्जिनल रिलीफ आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 में तो इतना ही है। एग्जाम्पल 2 में कुछ और बात भी है। यहां तक पहले किसी को डाउट है, देख लीजिए। हाँ जी। सर, जो LTCG STCG वाली इनकम है, एक आपने एग्जांपल दिया 50 लाख अबव, बिलो 100 लाख, और एक जो है 100 लाख से ऊपर वाला। फॉर एग्जांपल LTCG का 50 लाख से ऊपर और STCG का 100 लाख से ऊपर। तो सर उन दोनों को क्लब करके सरचार्ज उसके ऊपर, या फिर? मैंने कहा टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? ऑल द इनकम एडेड अप फॉर 10 और 15। जब आप इन दोनों इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में चेक होगी ना, इनको तो अलग से चेक करना ही नहीं है। 111A 112A को क्या बताइए अलग से चेक करना है? नो, इनको कभी अलग से चेक नहीं करना, इनको हमेशा टोटल इनकम में चेक करना है। अगर टोटल इनकम 50 100 ज्यादा 10 या 15 डिसाइड हो गया, अब इन 3 की तो बात ही खत्म हो गई। इन 3 की तो कोई बात ही नहीं होगी। इन 3 को एक तरफ करके बाकी की बात होगी। तो बाकी का देखना है 200 ज्यादा 500 से ज्यादा, इन 3 को अलग अलग देखना ही नहीं है। आप कह रहे मान लो 112A 50 से ज्यादा है, मान लो 50 से कम है, तो देखना ही नहीं है, टोटल इनकम को देखना है। टोटल इनकम में सारी आएंगी। तो 10 और 15 का फैसला किस पे होगा? टोटल इनकम पे। 25 37 का किस पे होगा? 3 छोड़ दो बाकी पे। लेकिन इन 3 को आप अलग अलग देखोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में किसी ने 101 को अलग देख लिया, आंसर गलत हो जाएगा। वो उठा के कैलकुलेट कर देगा मार्जिनल रिलीफ 101 के ऊपर। वो नहीं करना है, उसको देखना ही नहीं है। इन 3 को नहीं देखना, 112 टोटल इनकम को देखना है। टोटल इनकम 10 या 15 का फैसला कर देगी। जब 25 या 37 का, तब इन 3 को हटा के बाकी सबको देखना है। बाकियों में भी अलग अलग नहीं देखना, बाकी सबको देखना है। तो एक ग्रुप और एक ग्रुप, एक ग्रुप को हटा दो, दूसरा ग्रुप बताएगा 25 37, और दोनों ग्रुप को मिला लो सबको, तो टोटल इनकम बताएगी 10 और 15। ठीक है, और डाउट देखिए यहां तक। मतलब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ना, आप उसको अच्छे से सुनिएगा, एक भी डाउट नहीं आएगा। लेकिन जो मेरी बात को नहीं सुनेगा, उससे डाउट ही डाउट आएंगे। मैं कह रहा हूं 10 15 के लिए अलग अलग देखना ही नहीं है। लेकिन आप चेक कर लेना, अगली क्लास में फिर देख लेना, 2-3 बच्चे पूछेंगे कि सर आपने क्वेश्चन दिया 49 लाख का, तो आपने बताया LTCG 112A, और 51 लाख का बताया आपने शॉर्ट टर्म 111A, तो आपने शॉर्ट टर्म 111A वाले में मार्जिनल रिलीफ क्यों नहीं दिया? तो बताओ बनेगा क्या मार्जिनल रिलीफ? बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 10% 15% के लिए टोटल इनकम देखनी है। 49 51 तो 10 15 के रेंज में है, 25 37 में कहाँ है, वो टोटल इनकम देखनी है। ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसी बात को आपको 20 बार बता दूंगा, 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, सॉल्व, कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी इसमें अगले में देखिए, अगले में थोड़ी सी और ज्यादा प्रॉब्लम है, इससे थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है अगले एग्जाम्पल में। लेट्स सी एग्जाम्पल 2। मिस्टर एक्स हैज इनकम एज गिवन बिलो। PGPP की आपकी बात 202, डिविडेंड है 100।
ठीक है, टैक्स निकाले, पीजीबीपी पे 202, डिविडेंड पे 100, ग्रॉस टोटल इनकम 302, डिडक्शन लेस की टोटल इनकम, टेकिंग डिविडेंड टैक्स एट स्लैब रेट फॉर सरचार्ज कंपटीशन टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ऑन बिजनेस इनकम 202 एट रेट ऑफ 30%, टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम 1 crore स्लैब रेट, टैक्स बिफोर सरचार्ज, टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम 28,12,500, सरचार्ज ऑन पीजीबीपी इनकम। तो इसको एक बार रफली देख लो, फिर मैं इसे बताता हूं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। देखो डिविडेंड इनकम कितनी है, 100 लाख, ठीक है। पीजीबीपी कितना है, 202 लाख, करेक्ट। टोटल इनकम कितनी है, 302। स्टार्ट करना टोटल इनकम से, ये बताएगी 10 लगेगा या 15। 25, 37 का फैसला टोटल इनकम नहीं करेगी। तो आप बताओ टोटल इनकम ने क्या मैसेज दिया, हमें क्या रेट लगाओ सरचार्ज की, क्या मैसेज दिया? कितने स्टूडेंट को लगता है ये मैसेज आ रहा है कि 25% सरचार्ज लगाना है? कितने स्टूडेंट लगता है टोटल इनकम ने हमें मैसेज दिया कि सरचार्ज 25% लगाना है? कितने स्टूडेंट लगता है मैसेज दिया 37 लगाना है? कितने स्टूडेंट को लगता है मैसेज दिया 10% लगाना है? कितने स्टूडेंट लगता है मैसेज दिया 15% लगाना है? यस, क्योंकि 100 लाख से ज्यादा हो 15% का रेट लगता है। 25, 37 का फैसला इसको देख के नहीं करना, क्योंकि जब 15 बोल रहे थे तो एक दो बच्चों की आवाज 25 के भी बीच में आ रही थी। बट एनीवे नाउ इट्स क्लियर। इसको देख के कभी फैसला 25, 37 का नहीं होगा। मैं अभी प्रूव करके भी दिखा दूंगा। जिसने 25 का फैसला लिया है वो कभी 25 आएगा, कभी नहीं आएगा, गलत हो सकता है। इसको लेना ही नहीं है फैसला। तो 15% कंफर्म हो गया। जब ये कंफर्म हो जाए तो अगला स्टेप, अच्छा 25 भी लगेगा क्या, 37 भी लगेगा क्या? अब क्या करना, उन 3 इनकम को अलग कर लेना, इसमें बस वो एक ही इनकम है, हटा दिया। अब बैलेंस इनकम बताएगी 25 या 37। तो बैलेंस इनकम क्या बता रही है, 25। इसका मतलब 100 लाख के टैक्स पे लगाना 15%, 202 लाख के टैक्स पे लगाना 25, लेकिन 202 का मतलब है मार्जिन रिलीफ का केस भी बीच में आ जाएगा। करेक्ट, इधर टाइट। इतने पार्ट तक इसको डाउट। अब जब कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। वो ये आएगी, पहले क्या था 112A का अलग निकाल लिया 10%, 111A का अलग निकाल 15। अब 100 लाख का अलग कैसे निकालेंगे, ये भी स्लैब रेट वाला, ये भी स्लैब रेट वाला, दोनों कैसे कैलकुलेट करें? इसमें भी स्लैब रेट है, इसमें भी स्लैब रेट है। कि ऐसे थोड़ा कि 2.5 लाख उसमें छोड़ दो, 2.5 लाख इसमें छोड़ दो, ऐसा होगा नहीं। कैलकुलेट तो इकट्ठा होगा। इसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट ने बताया नहीं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। और 3 पॉसिबिलिटी है। 3 पॉसिबिलिटी है कि मान लो भाई 100 लाख बॉटम पे है और 202 उसके ऊपर है, 2.5 लाख छोड़ने वाली बात डिविडेंड इनकम से आएगी और 202 सीधा 30% पे टैक्स जाएगा, क्योंकि 100 के ऊपर तो 30 का रेट लगेगा, 10 के ऊपर ही लगता है। दूसरी सिचुएशन, 202 को बॉटम पे लगाओ, 100 को ऊपर लगाओ, 2.5 लाख का एग्जम्पशन 202 से आएगा, वो 30% टैक्स दो। तीसरी बात 203, सारे पे इकट्ठा टैक्स निकाल लो, एवरेज बेस पे डिवाइड कर लो, टैक्स डिवाइड बाय 302 मल्टीप्लाई बाय 100 उसका आ गया, मल्टीप्लाई बाय 202 इसका आ गया। 3 तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्लास में तो मैं आपको तीनों मेथड बता रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में क्या करना, लिखना इट्स ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। हाउ टू फाइंड आउट टैक्स इज नॉट गिवन द एक्ट। इन आवर ओपिनियन इट शुड बी कंप्यूटेड ऑन एवरेज बेसिस, और एवरेज बेस पे निकाल देना। तो यहां तो तीनों आंसर निकाल रखे हैं। देखो एक बार तीनों कैसे निकालते हैं। देखो फर्स्ट केस में 51 पेज पर हमने जो डिविडेंड इनकम है स्लैब का बेनिफिट उसमें दे दिया, 2.5 लाख एग्जम्प्ट कर दिया, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30 और टैक्स आ गया 28,12,500। और जो पीजीबीपी की इनकम है उसको हमने 100 के ऊपर लगा लिया, उसके ऊपर सीधा सीधा टैक्स कैलकुलेट कर दिया। व्हाट रेट, 30%। जो बाकी इनकम है उस पर 30% कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद जो बिजनेस की इनकम है उसके ऊपर रेट लगा दिया 25 सरचार्ज का, उस पर लगा दिया 15। और साथ में मार्जिन रिलीफ का पार्ट है
तो जिस तरह से मार्जिनल रिलीफ निकलता उस प्रोसेस से हमने मार्जिनल रिलीफ भी निकाल दिया। फिर दूसरा केस है ऑप्शन 2। देखो ऑप्शन 1 था, फिर ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में उल्टा कर दिया हमने। क्या कर दिया, डिविडेंड की इनकम पे सीधा 30% लगा दिया और 202 पर स्लैब रेट का बेनिफिट कर दिया। ये ऑप्शन 2 आ गया। फिर ऑप्शन 3 किया, 302 पे सीधा कैलकुलेट करके एवरेज बेस पे डिवाइड कर लिया। मार्जिनल रिलीफ का प्रोसेस तीनों में जो बनता वही रहेगा। तो एक बार आप देख लो, मैं रिपीट करता हूं दोबारा। देखो मैं यहां लिख के फिर बता रहा हूं आपको। डिविडेंड इनकम 100 लाख, बिजनेस की 202 लाख। वो भी स्लैब पे टैक्स होगा, ये भी स्लैब पे टैक्स होगा। हमें इसका भी टैक्स निकालना है, इसका भी टैक्स निकालना है। तो एक ऑप्शन क्या है भाई, इसमें से 2.5 लाख छोड़ दो, अगले 2.5 पे 5% लगा लो, अगले 5 लाख पे 20, बैलेंस पे 30, और फिर ये जो है क्योंकि ये 100 के ऊपर है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो 30% से। वन वे आउट। अदर वे आउट, 2.5 इसमें से छोड़ो 202 में, अगले 2.5 पे 5, नेक्स्ट 5 पे 20%, बैलेंस पे 30, वो 100 इसके ऊपर है, सीधा 30। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा 302 टोटल कर लो, 302 पे टैक्स निकाल लो। टैक्स डिवाइड बाय 302 मल्टीप्लाइड बाय 100 उसका टैक्स, मल्टीप्लाइड बाय 202 उसका टैक्स। मार्जिनल रिलीफ का तो जो प्रोसेस है वही रहेगा। तो ये 3 तरह से है, लेकिन एग्जाम में क्या हम 3 तरह से करके दिखाएं? एग्जाम में नॉट पॉसिबल। तो एक करना एवरेज वाला, एवरेज रेट से निकाल लेना। अब जरा आप एक बार चेक करो, जैसे मैं बोल रहा हूं क्या ऐसे किया है कि नहीं किया है, एक बार चेक करके देख लो। देखिए प्लीज एक बार फिर देखिए सारा पार्ट। हमें प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, हमें प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है क्योंकि इसका टैक्स अलग से कैलकुलेट हो जाता है। हमें प्रॉब्लम डिविडेंड इनकम में आती है क्योंकि जो अदर इनकम है वो भी इन जनरल स्लैब रेट वाली है, डिविडेंड इनकम भी स्लैब रेट वाली है। अब दोनों का टैक्स अलग अलग कैसे निकाले? और इनकम टैक्स एक्ट इज साइलेंट। उन्होंने सोचा ही नहीं कि ये प्रॉब्लम भी आएगी। उनका आएगी तो अपने आप देख लेंगे जो भी होगा, क्योंकि क्या हर पर्सन की ये प्रॉब्लम आएगी? कितने लोग होंगे पूरे इंडिया में जिनकी ये प्रॉब्लम आएगी? हार्डली गिने चुने 10, 20, 30, 40 लोग ऐसे शायद निकल जाए पूरे इंडिया में जिनकी ये प्रॉब्लम हो। अगर वो तीनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर ले, कोई बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है क्या? बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर उससे इतना बड़ा कंट्री है, अगर कोई थोड़ा बहुत 5-10 लोग थोड़ा बहुत बेनिफिट ले भी लेंगे तो हमें कौन सा फर्क पड़ता है? पूरा समुद्र है कि जी एक बाल्टी पानी भर के ले गया, वो ले गया तो ले गया बाल्टी पानी भर के। तो ये इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट है। हमें जो है जो ठीक लगे एक कर देंगे, तो एवरेज वाला ज्यादा अच्छा है। अब जैसे 202 पे टैक्स निकाला, 3 तरीके हैं। तो जब मार्जिनल रिलीफ निकालेंगे तो 200 पे टैक्स कौन से तरीके से निकाले? सेम मेथड।
जिस मेथड से 202 पे निकाला सेम मेथड से 200 पे निकालना। अगर 30% लिया है तो 30% लेना, स्लैब वाला लिया स्लैब वाला लेना, एवरेज वाला लिया एवरेज वाला लेना। वो तो हम सेम मेथड से ही करेंगे कैलकुलेट। अब एक बार ये चेक कर लो, एक बार और देख लो, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूंगा, आप खुद कैलकुलेट करके देख लेना। एक बार पहले चेक कर लो। अब ये डाउट्स देखो, फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा, खुद सॉल्व करना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिखो फिर एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं आपको, इसी पैटर्न पे सॉल्व करके देखो। मिस्टर एक्सेस डिविडेंड इनकम रुपीज 150 lakhs। Income from business profession rupees 205 lakhs। Compute tax liability। तो आप ये वाले क्वेश्चन क्लास में तीनों मेथड से एक बार सॉल्व कर लेना, उसके बाद जो भी सॉल्व करेंगे सिर्फ एवरेज से। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो तीनों तरीके से, बाकी सब एवरेज से करेंगे। तो तीनों ऑप्शन बना के टैक्स निकाल लो। बुक ओपन कर लेना, बिल्कुल मिला मिला के कर लीजिएगा। बुक ओपन करके मिला के कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो आप तीनों मेथड से कर लो, उसके बाद सिर्फ एवरेज से करेंगे, फिर हम वो से नहीं करेंगे।
हाँ जी, जिसका सॉल्व हो जाए आ जाइएगा। हाँ जी, प्लीज एनीवन गेटिंग आंसर। तीनों पार्ट का आंसर निकालना है, तीनों पार्ट में निकालना है। एक बार जैसे बुक में था ना, वो सेम है।
ऐसा करते हैं, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है तो होमवर्क में दे देता हूं उसको, होने के बाद फिर चेक भी करेंगे ना, तो चेक करने में भी लगेगा 10-15 मिनट। तो आप आराम से अच्छे से सब कर लो, डबल डबल चेकिंग कर लो, फिर अगली क्लास में आते पहले किसी स्टूडेंट से सॉल्व करवा दूंगा। प्लस बुक के अंदर काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है, सारे होमवर्क में दे देता हूँ, सारे वो भी सॉल्व कर लेना, ये भी सॉल्व कर लेना, डबल डबल चेक कर लेना, फिर जब अगली क्लास में आएगी तो पहले किसी स्टूडेंट से सारा सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अदर होमवर्क और दे देता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस और बहुत है, वो भी सारे दे देता हूँ मैं। देखिए होमवर्क में पेज नंबर 58 में क्वेश्चन नंबर 10 से पहले का सारा पार्ट होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 के पहले का पेज नंबर 58 पे देखो, आप एक बार निकालो, पेज 58 निकालो एक बार, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ना 58 पे, इससे पहले का सारा होमवर्क में ले लो, इससे पहले का सारा पार्ट आप होमवर्क में ले लो, और प्लस ये जो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है ये भी होमवर्क में ले लो। ठीक है, इतना पार्ट आप अच्छे से कर लेना। फिर पहले हम क्लास में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट ने अच्छे से सॉल्व किया होगा उससे सॉल्व करवा देंगे, फिर डिस्कस कर लेंगे, फिर और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस में फिर और करवा दूंगा, फिर डाउट्स पूछ लेना। ठीक है, ऐसे करना। ओके, ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।